लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। आज हम जो आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन, और मैंने पहले भी कई बार बोला है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पूरे चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं किसी को मानती हूँ तो यही वाला टॉपिक है कि हाँ ये वाला टॉपिक मतलब समझने वाला भी है, और कई सारी चीजें मतलब अपने आप से पढ़ोगे तो ये समझ नहीं आएगा बेटा, इसको एक बार एक्सप्लेन मतलब करवाना ही पड़ता है किसी न किसी से। तो प्लीज एक बार आज आज वाली क्लास को चाहे रिकॉर्डेड भी देख लेना, ठीक है। इसको अच्छे से करना है इस वाले टॉपिक को। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम किसकी बात करते हैं, स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अ, हम पहले कर चुके बेटा, एक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले है। जैसे क्या करते थे, एक सेकंड रुकना बेटा। ओके, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था कि अगर हम क्या करते हैं किसी व्हाइट लाइट को, यानी कि जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाते हैं, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले 10th क्लास में आपका ये वाला क्वेश्चन हमने अभी जो आपके टेस्ट लिए थे 40 मार्क्स के, उस वाले में भी दिया था, है ना। जिसके अंदर क्या बोलता है, स्पेक्ट्रम क्या है। अब क्या होता है, जब किसी व्हाइट लाइट को आप किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास कराते हो, जैसे कि आप प्रिज्म में से पास कराते हो, तो वो व्हाइट कलर की लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, आपकी स्प्लिट अप हो जाती है, ठीक है। और जो कलर्स होते हैं वो पैटर्न आपको, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिलता है। आप क्या देखते हो कि जब इस व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म में से पास करवाया जाता है तो आपको विबग्योर, जी विबग्योर, ये वाला, इसका मतलब क्या है, पहले जो जो लाइट होती है वो जो सबसे ज्यादा डेविएटेड होती है वो होती है वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी कि आपको क्या दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर का, वॉयलेट कलर पहले दिखेगा, फिर इंडिगो कलर दिखेगा, फिर ब्लू कलर दिखेगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस तरीके से आपको एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है। ये जो अगर आप रेनबो की बात करते हैं, हम रेनबो देखते हैं तो वहां पे क्या देखते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, इस तरीके से ये सारे कलर्स कॉन्टिन्यूअस वे में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे के सारे कलर कॉन्टिन्यूअस, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि जो स्प्लिट अप हो गए हैं, ये जो लाइट्स हैं, जो कलर्स हो गए हैं, ये किस तरीके से, इसका भी एक पैटर्न होता है। जो ये जो लाइट है जो सबसे ज्यादा डेविएटेड हुई है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं हम, इसकी वेवलेंथ कम है। देखो अब हमने पढ़ा था, अब हम जानते हैं कि वेवलेंथ क्या है, VIBGYOR। हमने क्या पढ़ा था कि जब हम इस साइड से इस साइड जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम बात करें कि वॉयलेट से हम रेड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होती जाती है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, वेवलेंथ, ठीक है। यानी कि जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट अप हो गई है उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर, ठीक है। वॉयलेट लाइट कम डेविएटेड होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है, रेड सॉरी ज्यादा होती है डेविएटेड वॉयलेट, और रेड बहुत कम डेविएटेड होती है, इसीलिए ये यहाँ पे मिलती है। रेड वाला कलर सबसे ऊपर देखने को मिलेगा आपको, और वॉयलेट का सबसे ज्यादा डेविएटेड होती है तो सबसे नीचे की तरफ दिखता है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, एक स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बन जाते हैं। अब जो स्पेक्ट्रम आप यहाँ पे देख रहे हो वो स्पेक्ट्रम क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। देखो स्पेक्ट्रम अब दो टाइप्स के हो जाएंगे, एक होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारा लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे अभी आपने पढ़ा जहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं वो एक साथ अरेंज्ड हैं, ठीक है, यानी कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, ये है हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कब होता है, जैसे मान लो आपको लाइट, देखो ये वाला कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपने कई बार देखा है और आप सब बच्चों को पता है, जैसे रेनबो की बात करते हैं तो वो एक कैसा है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है।
ठीक है। अब लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है बेटा, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बाकी का सारा पोर्शन डार्क होता है, यानी कि जैसे रेड कलर सॉरी ब्लैक कलर का होगा, बाकी सारा कलर क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। कहीं कहीं पे आपको लाइंस दिखेंगी, जैसे कि आपको पूरे ब्लैक के अंदर हल्की सी रेड कलर की लाइनिंग दिखेगी, ये वाली यहाँ पे मान लो रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है। और आपको क्या है, यानी कि ये कॉन्टिन्यू, ये क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। आपको सारा का सारा पोर्शन कैसा दिखेगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखेगा, उसमें कहीं कहीं आपको कलर दिखेंगे, जैसे ये यहाँ पे कलर हो गया, यहाँ पे कलर हो गया, यहाँ पे कलर हो गया। ठीक है, ये कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, हमारा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो दो तरह के स्पेक्ट्रम है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जब आपसे बोला जाए कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक्चुअली क्या हुआ था, रदरफोर्ड के हिसाब से तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया तो वो लाइन स्पेक्ट्रम आया। तो आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन सा होता है और लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा होता है। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें सारे कलर्स क्या होते हैं, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस वे में होते हैं। और आप लाइन स्पेक्ट्रम किसको बोलते हो, जब लाइंस कहीं कहीं पे अपीयर होते हैं, बाकी का सारा क्या होता है, डार्क कलर में होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत आसान सी बात है। तो अगर आपके सामने कोई आपको यहाँ पे मान लो आपको एक स्पेक्ट्रम बना के दिखा दे, तो आपको देखना है कि कौन सा स्पेक्ट्रम है ये। तो बेटा जहाँ पे आपको बिल्कुल लाइंस डार्क मतलब जो लाइंस हैं वो कॉन्टिन्यूअस दिखते हैं, ज्यादा एरिया दिखता है कलर्ड, जैसे रेड कलर के साथ ब्लू कलर, ठीक है, जो भी है वो सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एक साथ दिखते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और लाइन स्पेक्ट्रम जहाँ डार्क जो आपका कलर है, यानी कि जो आपका ब्लैक है, उसके अंदर कहीं कहीं पे लाइंस अगर आपको कलरफुल अपीयर होती हैं, ठीक है, कलर्स आपको कहीं कहीं लाइंस के फॉर्म में दिखता है, देन इट विल बी लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हमारे दो तरह के स्पेक्ट्रम हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा, अब दो तरह के स्पेक्ट्रम किस बेस पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, अब देखो। अब ये तो हमारा हो गया कि हम उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके बता रहे हैं। ठीक है, अब हमारा दो तरह की स्पेक्ट्रम को एक और डिफरेंट कैटेगरी से कैटेगराइज करवाते हैं। ठीक है, कैसे, देखो एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक होता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। ध्यान से सुनना है, देखो एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या फर्क होता है, कैसे हम पता करते हैं कि ये कैसे होगा। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो पहली बात तो आप सिंपल समझो बेटा, क्या होता है जब भी किसी एटम की किसी भी एटम की बात करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो आप सब बच्चों को पता है कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ट्रांजिशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, है ना। तो ये इनकी एनर्जी लेवल जैसे आपने बोहर मॉडल में हमने पढ़ा है, देखो रदरफोर्ड और बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल में हमने ये वाली बात पढ़ी है, जैसे 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और वो एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, तो अब आप देखो क्या होता है बेटा, जब भी देखो मैं एक बात बताती हूँ, जब न्यूक्लियस की बात करते हो तो यहाँ पे एनर्जी बहुत कम होती है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो एनर्जी बढ़ती जाती है। अब ध्यान से सुनना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। मान लो इसकी एनर्जी 10 किलो जूल, हम एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन के बेसिस पे बता रही हूँ आपको, किसी को भी ये एक्चुअल नहीं मानना है, ये एजम्पशन के बेसिस पे बता रही हूँ कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो, ठीक है, एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी 10 जूल एनर्जी है, मान लेते हैं हम 10 जूल एनर्जी है उसके पास। ठीक है, जब वो सेकंड ऑर्बिट में होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, जैसे मान सकते हैं 20 जूल है। ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो 30 जूल। तो पहला कंसेप्ट आप सब बच्चों के दिमाग में ये होना चाहिए कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं तो एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास ज्यादा है। ठीक है, इस बात को समझो।
अब एक बात बताओ, ठीक है, अब ध्यान से देखना है कि जैसे जैसे हम एनर्जी न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब पॉइंट ये होता है बेटा, जैसे हमने पढ़ा था कि क्वांटम 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 और में क्या बताया था मैंने, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि जो डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब होता है जो हमारी रेडिएशंस होते हैं ना, वो लाइट के पैकेट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल। ठीक है, उसी तरीके से अब एक बात पढ़ो, देखो अगर किसी कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ पे लाई नहीं कर सकता। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन को, जैसे हमने इस इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ मैं, ध्यान से देखना है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप, ठीक है, 2 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई कर देते हो, जैसे 10 तो है इसके पास, अगर इसको आप 2 जूल एनर्जी सप्लाई कर देते हो, तो बेटा ये बिल्कुल सप्लाई करते रहो, मान लो आप इसको देते हो, ठीक है, इतनी रेडिएशंस देते हो, तो क्या नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ तभी जंप कर सकता है इस वाले लेवल पे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस वाले लेवल पे तभी जंप करेगा जब उसको ये वाली एनर्जी मिलेगी, यानी कि ये 10 है और तो 20 जूल का फोटोन मिलेगा। अब हमने पढ़ा था ना, फोटोन मतलब एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो जब तक इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला फोटोन नहीं मिलेगा, यानी कि 10 जूल का फोटोन नहीं मिलेगा, तब तक वो जंप नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है होता है कि कितनी भी एनर्जी दे दी उसने एब्जॉर्ब कर ली, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ कभी कब एब्जॉर्ब करेगा, कितने एनर्जी के फोटोन का एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कितने एनर्जी के फोटोन को करेगा, 10 जूल के एब्जॉर्ब का के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो जंप करेगा। देखो एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, ये अब ये इलेक्ट्रॉन्स को देखो, ये वाली एनर्जी कम है और यहाँ पे जाएगा, तो एब्जॉर्ब को एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो इस लेवल से इस लेवल के ऊपर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मान लो कि मैं 4th वाले लेवल पे भेजना चाहती हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने रेडिएशन डाली है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इतनी जो भी इनके बीच में गैप होगा, मान लो इनके बीच में 60 का गैप है, इसकी 10 है और इसकी 70 है, ठीक है, 70 जूल है, और इसके पास मैंने बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट की हमने 10 एजम्पशन की, जंप करके चले हैं हम, कि 10 जूल है इसके पास। तो क्या बोल सकते हो आप, जब उसको 60 मिलेगी ना बेटा, तभी वो क्या होगा, यहाँ पे जंप करेगा। उससे पहले चाहे 56 की एनर्जी लगाते रहो, ये जंप नहीं करेगा इस वाले लेवल पे। ठीक है, सिंपल। तो आपने हमने देखा कि इसका मतलब जो भी है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा कि कितनी भी एनर्जी ले ली और ये सबको एब्जॉर्ब करता रहेगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पर्टिकुलर लाइट की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये वाली बात आपको समझ आनी चाहिए कि एब्जॉर्ब, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मान लो इस वाले ऑर्बिट में है, हम दूसरा एक डायग्राम बना के देख लेते हैं ताकि ये चीज समझ में आए। देखो अगर मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले से इस वाले ऑर्बिट में है, ठीक है, और अगर वो इस वाले में जाएगा, इस वाले में, तो हमने डिसाइड कर रखा है कि बेटा हम इसकी 10 मान लेते हैं, जैसे इस वाले की 10 मान रखी है हमने, इसकी 20 मानी थी, हम इसकी मान लेते हैं 30। ठीक है, एज्यूम कर लो कि ये वाले 30 वाले इस वाले ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये तभी जा सकता है जब इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 जूल हो जाए। तो इसका मतलब अगर वो यहाँ पे जाएगा तो कितनी एनर्जी को एमिट करेगा, 20 जूल। ठीक है, तो एक बात समझो, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। ठीक है, यानी कि एक हो रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है और एमिशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो आपको पता है यहाँ एनर्जी कम है, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एमिट एनर्जी को एमिट करते हैं। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है हमें। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन मतलब कि जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, उसको जब स्टडी करते हैं तो उससे हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलते हैं। तो पहली बात तो आपको जर्नल
ये वाला स्ट्रक्चर की बेसिस पे आपको एब्जॉर्प्शन और एमिशन का पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एमिशन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है और किस कंडीशन में एमिशन। तो दो चीजें आपको समझ आ गई। दूसरी, आपको दिमाग में बिल्कुल कंसेप्ट बना के रखना है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी रेडिएशन को, किसी भी एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, भाई 56 एनर्जी का डाल दिया, जूल का डाल दिया तो वो भी एब्जॉर्ब कर लिया, 29 जूल एनर्जी का आपने फोटोन डाल दिया तो वो भी एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि आपको पता है कि लाइट जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब पैकेट्स की फॉर्म में होती है, हर एक फोटोन की फॉर्म में होती है ना। तो हो सकता है एक फोटोन की एनर्जी कुछ हो, दूसरे की फोटोन की एनर्जी कुछ होगी, है ना। सिंपल सी बात है ना। तो अब वो सिर्फ उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। आप डिफरेंट लाइट, जब व्हाइट लाइट यहाँ पे डाल रहे हो तो अलग अलग तरह की एनर्जी के पैकेट्स हैं, वो सिर्फ उसी को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी उसको रिक्वायरमेंट। ठीक है, सिंपल ये वाला बात बात आपको समझ आनी चाहिए। यही हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, कि क्वांटाइज्ड होती हैं सारी चीजें, यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में यहाँ पे है और यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा ये वाली बात आपको समझ आ गई कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन, एब्जॉर्प्शन कब होता है और एमिशन कब होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को, देखो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एक होता है एमिशन। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा कब मिलता है, देखो एमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलता है। देखो जब मान लो मेरे पास क्या है, एक NaCl है, जैसे सॉल्ट है, आपको पता है ना NaCl क्या है, हमारे पास सॉल्ट है। ठीक है, NaCl के सॉल्ट को जब क्या करवाते हो, आप एक स्पैचुला ले लो, स्पैचुला मतलब एक चम्मच टाइप का होता है, ठीक है, आप कुछ भी लगाओ। जब NaCl को क्या करवाते हो, डायरेक्ट आप क्या करवाते हो, हीट करवा दो। इसको क्या करवा दिया मैंने, अब ये लगा लिया मैंने कि एक बंसन बर्नर लेके इसको क्या करवा दिया मैंने, हीट करवा दिया। ठीक है, तो जो नमक होता है ना, जैसे ये NaCl होता है, ये येलो कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है, यानी कि ये जलने लग जाएगा। ठीक है, तो जो फ्लेम निकलती है, ठीक है, तो वो जो फ्लेम जो ये जलेगा, तब जो इससे जो फ्लेम निकलेंगी ना, उसको स्टडी किया गया। ठीक है, तो एक जो इसकी इसने रेडिएशंस एमिट की, यानी कि जो एमिशन, तो इससे क्या मिलता है, इस तरह से जो हमने जो रेडिएशंस मिली, देखो यहाँ पे क्या लिया मैंने, सॉल्ट लिया और उसको सिर्फ मैंने क्या किया है, बर्न किया है। ठीक है, तो सॉल्ट को बर्न करने की वजह से जो फ्लेम आती है उसको हमने प्रिज्म की हेल्प से स्टडी किया, यानी कि हमने उस जो लाइट को है, उस जो फ्लेम की जो लाइट है उसको प्रिज्म में से पास करवाया। तो हमने क्या देखा कि हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, सिंपल है। लेकिन जो अब जो स्पेक्ट्रम मिला बेटा, वो हमें क्या मिला कि सारा का सारा तो ब्लैक था, ये वाला सारा एरिया क्या था, ब्लैक कलर का। देखो सिर्फ दो येलो लाइट्स आपको मिली, दो येलो लाइंस, देखो ये वाली येलो लाइन और एक ये येलो लाइन, और बाकी क्या मिला, सारा का सारा एरिया क्या मिला हमें, ब्लैक मिला। देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला सारा एरिया कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम हमें मिला कि येलो लाइंस और बाकी सारा का सारा क्या हो गया हमारा, ब्लैक। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहली बात तो मुझे आप सबको मैंने बिल्कुल चैप्टर स्टार्टिंग में ही समझाया कि एक होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक एमिशन। उससे पहले मैंने क्या बताया था, लाइन स्पेक्ट्रा और एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो ये आपको दिख रहा है बेटा, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, देखो सारा का सारा ब्लैक है, उसमें कहीं कहीं कलरफुल लाइंस है। ठीक है, तो कैसा स्पेक्ट्रा मिला, लाइन स्पेक्ट्रम। तो हमने क्या किया, जो भी रेडिएशन इसने एमिट की थी ना, उसको डायरेक्ट प्रिज्म में से पास करवा दिया, तो ये था एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि उसने जो लाइट्स एमिट की उसको हमने क्या करवा दिया, इसमें से मतलब प्रिज्म में से पास करवा दिया। तो इस तरह से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, जो कलर मिलेगा, तो इस तरह से हमें ये वाला कलर मिला। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब मिलता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जैसे हमने क्या ले लिया, अब एब्जॉर्प्शन को कुछ इस तरीके से करवाएंगे, जैसे मैंने मान लो NaCl ले लिया। ठीक है, मैंने क्या करवाया, NaCl ले लिया, NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, और इसमें से डायरेक्ट मैंने क्या पहले क्या पास करवाई, व्हाइट लाइट को पास करवाया। व्हाइट लाइट को पास करवाने के बाद, व्हाइट लाइट को पास करवाने के बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ पे अब प्रिज्म लगाया है। अब मैंने क्या लगा दिया, इसमें प्रिज्म लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे प्रिज्म लगा दिया, यानी कि पहले ये NaCl का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, NaCl के सॉल्यूशन में से व्हाइट लाइट, ये क्या है, व्हाइट लाइट,
व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को पहले सॉल्यूशन में से पास करवाया और अब हमने क्या देखा, प्रिज्म में से पास करवाया। ठीक है, तो इसने जो जितना भी एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब करता है, कुछ ना कुछ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है ऐसे। तो अब जो स्पेक्ट्रम, अब फिर से कलर को देखा गया, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिले, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे कलर्स मिले हमें। ठीक है, जैसे रेड कलर, ठीक है, येलो कलर, इस तरीके से हमें क्या मिला, कलरफुल पैटर्न मिला। ठीक है, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम सिर्फ जो डायरेक्ट रेडिएशंस थी उसको क्या किया था हमने, प्रिज्म में से पास करवाया था। अब एब्जॉर्प्शन में क्या करवा रहे हो, पहले उस व्हाइट लाइट को सॉल्यूशन में से पास करवाते हो और जितना भी उसने एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो लाइट्स आती हैं उसको हम क्या करवाते हैं, प्रिज्म में से पास करवाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक एमिशन स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो ये भी NaCl का है, ये भी NaCl का। देखो दो चीजें समझनी है आपको, जो एब्जॉर्प्शन होता है और एमिशन स्पेक्ट्रा है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब जैसे NaCl का ये था एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पता है क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जस्ट अपोजिट मिलेगा। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होगा बेटा, कि हर जगह कलर, एब्जॉर्प्शन वाले में ये एमिशन वाला, और इसका अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी करोगे तो हर जगह कलर मिलेगा। जहां पे येलो कलर आपको दिख रहा है, जहां पे पहले ही एमिशन वाले में जहां पे कलर दिख रहा है वहां डार्क लाइन्स आ जाएंगी, वहां पे क्या आ जाएंगे, डार्क लाइन्स। बाकी सारा एरिया कलरफुल हो जाएगा, वहां पे कलर आ जाएगा बाकी सारे एरिया में। तो ये बात आपको समझनी है कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन, तो मैंने अभी आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब मिलता है और एमिशन स्पेक्ट्रम आपको कब मिलता है। तो अब मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम के बारे में आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से आता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम होता क्या है। उसी तरीके से क्या किया, अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। तो कोई आपसे पूछे एमिशन स्पेक्ट्रम कब बनता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, तो आपको बता देना है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को पहले सॉल्यूशन से पास कराते हैं, फिर प्रिज्म में से पास करवाते हैं। एमिशन में क्या करता है, डायरेक्ट जो रेडिएशंस होती हैं उसको प्रिज्म में से पास करवाया जाता है। सेकेंड थिंग, एमिशन स्पेक्ट्रम एक का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑपोजिट होता है, मतलब कि जहां पे कलर, यहाँ पे कलर आ गया तो एब्जॉर्प्शन में वहां पे डार्क लाइंस, बाकी में कलर आ जाएगा। पहले इसमें डार्क था, यहाँ सिर्फ दो कलर थे, अब यहाँ पे दो जगह है तो डार्क आ जाएगा, बाकी सारे में कलर आ जाएगा। सिंपल, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इससे आगे हम बात करते हैं। ओके, ठीक है, एमिशन, और अब हम आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हम किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जब बात करते हैं तो जो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिला, देखो बेटा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिला वो कुछ इस तरीके से मिला। जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा गया, अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्जर्व करोगे आप, देखो हमने जैसे वहां पे क्या लिया था, ट्यूब ली थी, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जब हमने कैथोड और एनोड रेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं हम कि मान लो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को फिल कर लिया, हाइड्रोजन गैस को फिल करवा लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे फिल करने के बाद आप क्या देखते हो कि जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हो, ठीक है, फिर हम क्या करवाते हैं, करंट को पास करवाते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस को क्या करते हो आप, लो प्रेशर पे लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे जो गैस होती है, जैसे आपने यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाते हो तो आप देखोगे कि ये जो गैस होती है वो क्या करने लगनी, ये ट्यूब के अंदर आपको कलर शो होने लग जाता है, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कल जैसे चमकने लग जाती है ना, कलर अपीयर होता है उससे। ठीक है, उसको जब उस लाइट को, यहाँ पे जो लाइट आई, ठीक है, जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी तब ये जो लाइट्स जो अपीयर हुई उसको जब स्पेक्ट्रम में से पास किया गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या देखा गया बेटा, हाइड्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो क्या आया कि यहाँ पे क्या मिले आपको, कई जगह, बाकी सारा एरिया तो क्या था आपका, कलरफुल बोल सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड रुको, ये वाला,
बाकी सारा एरिया तो क्या था, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ये मैं सिर्फ एक कलर का ऐसे दिखा रही हूँ, आप ऐसे मान के चलिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। और कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेंगी, डार्क लाइंस मिल गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या मिलेंगी, ये वाला, यहाँ पे देखो ऐसे ये लाइंस मिली अब इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, कहीं कहीं से क्या है ये मतलब बिल्कुल डार्क कलर मिला। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा, अगर इसका एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का जस्ट अपोजिट होगा बेटा। यानी कि बाकी का सारा एरिया तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो कलरफुल था पहले वो सारा का सारा ब्लैक हो जाएगा, और जहाँ पे ब्लैक लाइंस थी ना वहां पे कलरफुल लाइंस आ जाएंगी। सिंपल ऐसी बात करते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम बना क्यों है, उसको पढ़ने से पहले हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे जो ये स्पेक्ट्रम बनता है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट जो लाइंस बनती हैं, ठीक है, उनकी एक सीरीज बन गई। देखो बहुत सारी लाइंस अगर होंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं ना। तो जो लोअर जो सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। उसके बाद जो आती है वो आती है हमारी बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज ये जस्ट आपको याद करनी है बिल्कुल एज इट इज। यानी कि जो ये वाली जो लाइंस हैं ये किस वजह से आई वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। जो हायर वेवलेंथ की, क्योंकि अब उस साइड जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ठीक है, उसके बाद जो हमारी बनेगी वो बनेगी हमारी पास्कन सीरीज। पास्कन सीरीज। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज, यानी कि पास्कन के बाद, यानी कि यहाँ पे जो लाइंस की जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो लाइंस का जो बैंड है उसको हम पास्कन सीरीज बोलते हैं। उसके बाद हमारी आती है ब्रैकेट। ठीक है, और ये हमारा आता है, ब्रैकेट के बाद आ जाता है हमारा पी फंड। ठीक है, पी फंड। ठीक है, अब इतना याद करो पहले तो। ठीक है, देखो लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज हमें मिलती हैं। ठीक है, ये किस वजह से मिली वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इसको एक शॉर्ट तरीके से याद करवाते हैं, देखो जैसे लाल, बाल, पाल, बेकार, फंड। ठीक है, ये मतलब ऐसे इतने इनको बोलना, मतलब लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ऐसे होता था ना, लाल बाल पाल। वो जो तुम्हारा एसएस में होता था, तो बेटा मैं उसको रिलेट करके बता रही हूँ इसको, है ना। वो जस्ट याद करने के लिए, ताकि बच्चों को याद आ जाए, मैं उनको है ना ये शॉर्ट ट्रिक याद करवाती हूँ अपने तरीके से। ठीक है, देखो लाल बाल पाल बेकार फंड। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये तो बस मतलब याद करने के लिए बना रखा है मैंने, एक्चुअल में नहीं है ऐसा। ठीक है, तो लाल, क्यों ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ये आपको याद करने होते बेटा, कि आपसे ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ कि पास्कन सीरीज वाली लाइंस की ज्यादा वेवलेंथ है या फिर लाइमन सीरीज वालों की ज्यादा वेवलेंथ है, तो आपको बताना है कि पास्कन वालों की, तो ये सीरीज में याद करनी है। ठीक है, तो लाल बाल पाल बेकार फंड कैसे याद करोगे, लाल का मतलब लाइमन, बाल मतलब बाल्मर, और क्या हो जाएगा, पाल से हम पास्कन सीरीज को रिलेट करेंगे, और ये बेकार से ब्रैकेट। ठीक है, और पी फंड को हम किससे कर रहे हैं, पी फंड सीरीज को हम कर रहे हैं यानी कि फंड से याद। ठीक है, बेकार फंड, तो आप सभी बच्चों को ये लिख लेना बाकायदा अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाली बात। ठीक है, अगर अगर आपको ये वाली चीज समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो होता कैसे है, एक्चुअली क्या होता है बेटा, देखो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को अगर आपने फोटो लेना चाहते हो फोटो ले सकते हो, इस पॉइंट पे हम दोबारा से आएंगे। ठीक है, चलो अब पहले बताते हैं, नेक्स्ट पेज पर बताते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के हिसाब से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, और इस वाले की एनर्जी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, तो जब मोनो एटॉमिक
मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन की इस एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी है पर्टिकुलर, तब तब तो हमने क्या किया था, अजम्पशन के बेसिस पे बताया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि हर एक एनर्जी की अलग एनर्जी लेवल की अलग से एनर्जी होती है। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे -13.12, सॉरी -13.12 जेड स्क्वायर बाई एन। अब देखो जूल, देखो अब इस चीज को समझो। अब यहाँ पे जेड क्या है, जेड तो क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है। देखो ये फॉर्मूला आपको बार बार याद करना है, जैसे कि वो आपसे पूछेगा, किसी के भी ऑर्बिटल के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, -13.12, ऐसे याद कर लो, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर में लिखा, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब समझो, पर मोल। अब देखो बेटा, अब इस फॉर्मूले में ये जेड क्या है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के लिए तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये तो वैल्यू हाइड्रोजन के केस में तो कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा -13.12 बाय एन स्क्वायर, क्योंकि जेड क्या होता है हाइड्रोजन के लिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो अगर 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। तो जब पर्टिकुलर हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स की एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी पड़ जाएगी, तो कैसे करोगे, एन स्क्वायर। एन क्या होता है, आप सुनो, एन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स। जैसे अब आपको मान लो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अगर आपको सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो आपको, आपका सेकंड एनर्जी लेवल, उस टाइम पे उसकी एनर्जी कितनी होगी ये बतानी है आपको, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा वहां पे हो, ठीक है। तो अब जैसे वैल्यूज पुट करके देखो, अब देखो अगर मैंने एन की वैल्यू, अब इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले से आप सारे के सारे एनर्जी लेवल्स की एनर्जी निकालोगे। जैसे एन की वैल्यू, अगर एन क्या है, नंबर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है वो, ठीक है, ये वाले लगा सकते हो, ठीक है। तो अब मान लो वो फर्स्ट में घूम रहा है, ठीक है, इस वाले की हमें निकालना है फर्स्ट सेल, मतलब ऑर्बिट किसके लिए रिप्रेजेंट करवा रहे हैं ना, फर्स्ट सेल की रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 रख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे 1 रखो, तो कितना आ जाएगा, आप रखो, वैल्यू हो जाएगी -13.12, ठीक है। अब मैं सेकंड के लिए निकालना चाहती हूँ एनर्जी, तो क्या रखोगे, -13.12 डिवाइडेड बाय सेकंड की एन की जगह 2 रख दो, ठीक है, 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कैसा हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इस वैल्यू को सॉल्व करो, जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, 3 और 2 और 8, यानी कि ये होगी -328, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले की निकाल लो एनर्जी, -13.12 डिवाइडेड बाय एन की जगह आप कितना रख दो बेटा, ये तो एन इज इक्वल टू 2 रखा था मैंने, ये एन इज इक्वल टू 3 रख दिया अब मैंने, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 13 12 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो ये आएगा आपका -145.8, तो ये कितना हो गया, -145.8, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है, देखो। अब सोच, ये नहीं सोचना है कि ये वाली एनर्जी बढ़ी है, अरे बेटा ये नेगेटिव साइन के साथ है, आपको पता है ना, नेगेटिव वाला क्या होता है, मतलब छोटी टर्म बड़ी होती है ना, जैसे हम क्या करें, -13 12 और सिंपल 13 12 में से ये वाली बहुत बड़ी है इस वाले से, आपको पता है, ठीक है। तो सिंपल ऐसे, मतलब पॉइंट ये होता है कि प्लस वाली वैल्यूज, मतलब नेगेटिव में जो 13 12 से और -13 10, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो कौन सी बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ है ना। तो इसी तरीके से, तो मैंने यही पढ़ाया था आपको कि जैसे जैसे हम क्या जाते हैं ऑर्बिट सेंटर से दूर जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से दूर जाते हैं बेटा, तो एनर्जी बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है, इंपॉर्टेंट, और फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, सभी बच्चों को लिख लेना है बिल्कुल कि माइनस। अब मान लो हीलियम की बात करते, देखो बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला, ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे हीलियम की बात करते तो हीलियम के बारे में नहीं बताएगा, हीलियम पॉजिटिव। हाइड्रोजन की बात करता है हीलियम, हीलियम में कितने होते हैं प्रेजेंट। और अगर इसके ऊपर मैंने हीलियम पॉजिटिव लगा दिया तो इसमें कितना हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसका कितना हो गया, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए। तो ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे एटम्स जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूले जब स्टार्ट हो गए हैं खूब सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर हीलियम के बारे में बताएं, हीलियम के बारे में इस फॉर्म में बता सकते हो, तो हीलियम का क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेना होता है। ठीक है, तो इतना डीप आएगा नहीं, आपको सिर्फ ये वाला ज्यादा ध्यान रखना है। फिर भी मैंने आपको बता दिया, कहीं हो सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कहीं आ जाए ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव के हिसाब से तो आएगा वो वाला, है ना, तो बिल्कुल, तो ये इतना आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। अब आपको ये हो गया एनर्जी। अब जैसे एनर्जी को हम फाइंड आउट करवा सकते हैं, ऐसे ही हम कुछ और चीजों को भी निकाल सकते हैं बेटा। क्या करवा सकते हैं हम, उसकी रेडियस को भी निकाल सकते हैं, रेडियस को भी निकाल सकते हैं कि इसकी रेडियस, यहाँ तक रेडियस कितनी है, यहाँ तक कितनी है और यहाँ तक कितनी है। ठीक है, अभी बस 1 मिनट भी नहीं बचती है, क्लास ओवर होने वाली है, तो कल हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कर लोगे बेटा? हाँ जी, ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट तनु, रोहित, निशु, हेमंत, कुशल, कौन है भाई, चलो कोई नहीं। हाँ जी, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट क्लास को भी स्किप नहीं करना है। देखो अगर आपको एक्चुअली साइंस सीखनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स में भी आएंगी ये सारी चीजें, फिजिक्स भी और